इम्पोर्टेंट वाले में जैसे थर्ड क्वेश्चन पहले चलते हैं, बाद में पूछेगा डाउट, जल्दी ख़त्म करना है, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं ना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट अकाउंट्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ ए वीकर सेकंड चेंबर इन स्टेट्स देन एट यूनियन लेवल, एसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। ये बताइए कितने पार्ट हैं इसके? दो। दो कौन कौन से हैं? एक की वाई काउंसिल इज इन वीकर, दूसरा ये कि सिग्निफिकेंस क्या है क्वेश्चन कर दिए गड़बड़ आप ही ना। और ये क्वेश्चन है ना, यही तो गड़बड़ होता है लोगों से, ब्लंडर इसको बोलते हैं। देखा ब्लंडर, देखिए ये क्या लिखा है, ऐसे ऐसे, और ऐसे इसका मतलब क्या होता है? प्लस माइनस दोनों। तो 3 पार्ट हो गए क्वेश्चन के। ओह, तो ऐसे तो मैंने रीड ही नहीं। हाँ, यही लोग मिस्टेक करते हैं। ये बताइए इसका बेस्ट बताइए इंट्रोडक्शन क्या होगा, बेटर इंट्रोडक्शन। लेकिन ये बात बताइए, सिग्निफिकेंस में तो पॉजिटिव पॉइंट्स ही आ जाएंगे ना। एसेस मतलब कि उसका एसेस करना है, तो उसमें आप लिखिए कि इसके कंसर्न्स भी हैं, ये मतलब होता है। अच्छा, चलिए इसका बताइए इंट्रोडक्शन बताइए, क्या क्या लिख सकते हैं? मैंने तो लिखा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इज रिविजनरी चैम्बर। ये इंट्रोडक्शन में लिखे हैं आर्टिकल 169 के तहत। जो चीज़ बॉडी में लिखना है ना, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा जाता है, वो अवॉइड किया जाता है, उसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा आपके साथ है। कैसे? ये बॉडी पार्ट का काम है कि क्या उसका सिग्निफिकेंस है, तो ये उसका रिवेन्यू चैम्बर इसको सिग्निफिकेंस है। आपको दूसरा चीज़ लिखिए ना, आर्टिकल 169। हाँ, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 169 देयर इज ए प्रोविजन फॉर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। ओके, बस सिंपल सी बात है। तो मतलब मैंने दोनों चीज़ डाल दी है, आर्टिकल नहीं नहीं, यही तो गड़बड़ आपको अभी आपको नहीं आ रहा कैसे लिखते हैं इंट्रोडक्शन, सीख जाएंगे आप। ऐसा लिखिए कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 169 देयर इज ए प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू क्रिएट द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स व्हिच इज ऑप्शनल फॉर द स्टेट, मैंडेटरी नहीं है। सिंपल सी बात है। ओके, तो आपका पॉइंट कभी रिपीट नहीं होगा बॉडी पार्ट में। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट बॉडी के लिए मिल जाएगा हाँ, जो इंट्रो पे डाल दिया। और क्या, क्योंकि ये भाई मेन पॉइंट है सिग्निफिकेंस का, कि रिवाइजरी चैम्बर है। अब वही पार्ट यहाँ पे लिख दिए हैं आप, ये बेचारे क्या कुछ लोग नहीं समझ पाते। रीजन फॉर, उसको बिग क्यों बनाया गया है बताइए? तो इसके मैंने वो जो काउंसिल के जो भी काम है वो लिख दिए हैं कि वीक कैसे दिखा रहा है। जैसे कि एडवाइजरी है, जॉइंट सिटिंग नहीं कर सकते उसकी, परमानेंट नहीं है। ये पूछ ही नहीं रहा है, तो फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रीजन फॉर, मतलब देखिए सेंटर में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा है, लेकिन राज्य और स्टेट में क्या है, विधान परिषद विधानसभा है, लेकिन राज्यसभा को ज़्यादा पावर दिया गया है, वो भी तो सेकंड चैम्बर है, लेकिन इसको काउंसिल को पावर कम दिया गया है। तो कम क्यों दिया गया, ये पूछ रहा है। राज्यसभा से कंपेयर करके बताना है, कंपेयर करना ही नहीं है, पावर कम दिया गया ये बताना है सिंपल से। तो कम क्यों दिया होगा सोचिए। ये तो भाई क्या है ना, कम दिया गया मतलब कि उसको मतलब कि ऑप्शनल क्यों किया गया है, स्ट्रॉन्ग किया गया, और फिर जो है ना मैंडेटरी नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि भाई सेकंड हाउस बनाएंगे तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। सेकंड, सिंपलिसिटी लाने के लिए, क्योंकि स्टेट के लोग इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और सेंट्रल के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो सिंपलिसिटी लाने के लिए जो है ना, चलो इसको बाईपास कर देते हैं। अब पावर नहीं देते, चलो बाईपास कर दो, पावर नहीं देते। सेकंड कि भाई बिना मतलब कि डिले होगा, डिबेट होगा, पॉलिटिकल अपोजिशन होगा, तो ये भी एक रीज़न है। तो यही तो 3 रीज़न है कि क्यों उसको पावर कम दिया गया है एज कम्पेयर टू राज्यसभा। अब सेकंड इसका पार्ट है कि सिग्निफिकेंस क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो आप ये लिखिए, आप रिवाइजिंग चेंबर है ना, और काउंटर आर्गूमेंट देने के लिए ज़रूरी है ये, है ना। और दूसरी चीज़ कि इसमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कैसे टीचर का होता है, ग्रेजुएशन का होता है, सबका रिप्रेजेंटेशन। बस सिंपल सी है, हाँ, सिंपल सी बात है। अब चूँकि इसमें कंसर्न्स लिखना है, एसेस दिया है, कंसर्न्स क्या है इसको बनाने के बाद है कि डिले होगा, अगर काउंसिल बनाएंगे तो डिले होगा और ज़्यादा, वैसे भी बहुत सारे केस पेंडिंग रहते हैं और पेंडिंग होगा। सेकंड चीज़ कहते क्या है, ऐसा बोला जाता है कि जो है ना कि जो पॉलिटिशियंस विधानसभा में सेलेक्ट नहीं होते वो इधर आ जाते हैं, हाँ, बैकडोर। तो हाँ, तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन सेंटर। पॉलिटिकल रिहैबिलिटेशन सेंटर बोलते हैं इसको। ये जो है मैंने एक उसमें पढ़ा था न्यूज़पेपर में। तो ये आप सिंपल से बस दो पॉलिटिक्स बैकडोर वाला काम, हाँ, पॉलिटिकल का बैकडोर, बस हो गया। अब देखिए चूंकि हम कंसर्न्स लिखे हैं ना, तो हमारा जो होना चाहिए कंक्लूजन ना सजेस्टिव होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे बताइए? कंक्लूजन
क्या लिखें कंक्लूजन में? कि कॉन्स्टिट्यूशनल तो इसकी बात करता है तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बना देना चाहिए। ये सजेशन है। क्यों? नहीं, आप ऐसा लिखिए, देखिए क्या है ना हालांकि मैंने लिखा नहीं कि रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, है ना, इज द नीड ऑफ द आवर फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन एंड पावर विद द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन कि मतलब कि थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है उसको रिफॉर्म कर दो, और जो है ना इससे डिसेंट्रलाइजेशन पावर हो चुकी है, भाई पूरी पावर किसके पास है? विधानसभा के पास है। तो उसके बाद थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करो, और क्या है ना कि मतलब नीड ऑफ द आवर है, बस सिंपल सी बात है। तो थोड़ा सा क्या है ना कंटेक्चुअल आपको लिखना पड़ेगा, कंक्लूजन कंटेक्चुअल। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है कंक्लूजन में। कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नीड टू प्रमोटेड टू अनबर्डन द पॉलिसी डिसीजन मेकिंग ऑफ स्टेट असेंबली। हाँ ठीक है, मतलब ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अनबर्डन, हाँ ठीक है, इससे बर्डन कम होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, देखिए डिस्क्राइब द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। डू यू थिंक अ रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर सूट्स इंडियन डेमोक्रेसी? प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। आप बताइए कितने इसके पार्ट हैं? इसके देखिए क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, कि डिस्क्राइब डॉक्ट्रिन ऑफ, पहले तो सेपरेशन ऑफ पावर को डिस्क्राइब करना है, मतलब इट्स लाइक एवोल्यूशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। फिर है कि सेपरेशन ऑफ पावर रिजिडिटी होनी चाहिए कि नहीं, ये बात की है। फिर अपने सजेशन देना, इसका मतलब कि रिजिड मतलब सेपरेशन ऑफ पावर की रिजिडिटी के प्रोज और कॉन्स बता देना है। तो कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। ये बताइए इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? सेपरेशन ऑफ पावर को डिफाइन कर दिया। किसको? सेपरेशन ऑफ पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है वो। अच्छा, हाँ लिख सकते हैं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, जनरली मीन्स डिवीजन ऑफ पावर है ना बिटवीन सेंटर, हाँ बिटवीन लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, हु हैज गिवन, व्हिच हैज बीन गिवन बाय द मोंटेस्क्यू। हाँ ये भी मोंटेस्को, इसने दिया था सेपरेशन ऑफ पावर को। फिर देखिए चूंकि लिखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेशन ऑफ पावर, उसने स्पेशल दिया है, इसलिए आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। डेमोक्रेसी, फिर उसको 3 पिलर ऐसे है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ऐसे है। जो अभी मैं कर रही थी। हाँ ये देखिए मैंने बनाया था। ये अब बताइए क्या बोल रहा है कि क्या स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर जो है ना इंडियन डेमोक्रेसी को सूट करता है कि नहीं करता है? तो आप लिखिए सूट करता है, तो क्या लिखेंगे पॉइंट इसमें? मतलब इसमें फेवर में बात करना है हाँ, कि क्यों कर रहा है। हाँ ये मैंने लिखा फेवर में, जैसे कि इन लोग के नॉन इंटरफेरेंसेस फेयर हो जाएंगे अपने अपने काम करने का। हाँ मतलब ओवर रीच नहीं होगा, जुडिशियल ओवर रीच नहीं होगा। और कॉन्फ्लिक्ट कर्टेल्ड हो जाएगा जिसमें जुडिशियल ओवर रीच एग्जांपल। हाँ और एक लिया है कि और ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। हाँ स्टेबिलिटी है, क्योंकि तभी तो उसका एग्जाम्पल लिया जाता है यूएसए का, कि उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी रहती है। ये है। आप बताइए कि जो सूटेबल नहीं है इंडिया के लिए। हाँ अगेंस्ट में लिखना है। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, नीड टू प्रमोटेड द वॉइस ऑफ ऑल कॉर्नर्स ऑफ कंट्री। तो फिर कैसे, तो फिर इससे कैसे लिंक है सेपरेशन ऑफ पावर से? अरे ऐसे डाइवर्स कंट्री है तो एग्जीक्यूटिव कुछ आ जाएंगे, कुछ लेजिस्लेटिव आ जाएंगे। पार्लियामेंट इज लाइक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो उससे लेकर मैंने लिख दिया मिनी इंडिया। नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब क्या समझ रहे हैं आप कि एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे ना वो। हाँ। तो आप क्या बोल रहे हैं कि मतलब जो है ना कि डाइवर्स मतलब कैसे, नहीं समझा, एक्सप्लेन इट। कैसे आप ऐसा लिखिए ना कि देखिए क्या है ना कि देखिए क्या है कि इंडिया में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो एक दूसरे के पावर का मिसयूज करते हैं। तो चेक्स और बैलेंस लाने के लिए, चेक्स और बैलेंस लाने के लिए दूसरी चीज़ कि कोऑर्डिनेशन इन्हेंस करता है। ये कोऑर्डिनेशन होगा ना, देखिए अगर मान लो कोई काम एग्जीक्यूटिव कर रहा है गलत, तो उसमें करेगा इंटरफेयर कौन? जुडिशरी। अगर जुडिशरी गलत कर रहा है तो एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर करता है। तो ये जो है ना पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये है, ये मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं कि लिटरेसी या गवर्नेंस के हिसाब से। तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कैसे लिटरेसी है, तो कैसे जरूरत है उसको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा कि कैसे, क्योंकि पूछा है ना कि तो इसमें एग्जांपल में क्या लगाया है, क्वेश्चन वर्ड क्या लगाया, जस्टिफाई। हाँ तो इसका मतलब क्या है, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। कीवर्ड को पकड़ना जरूरी है। अब देखिए इसमें लिखना पड़ेगा बे फॉरवर्ड, क्योंकि हम इसमें नहीं इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों लिख रहे हैं, इसलिए। तो क्या होगा बे फॉरवर्ड? ये देखिए क्या है कि इंडिया जो है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया है, जो कि डाइवर्सिटी के लिए जरूरी है। मतलब ये जो मैंने इधर अगेंस्ट में डाला वो इधर डाल सकते हैं। हाँ और फ्लेक्सिबल जो है ना, ये ज़्यादा इंडिया को क्या करता है, ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देता है, सूट करता है बैलेंस ऑफ पावर के लिए। बस हो गया। तो देखिए आप बताइए इसके क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे बताइए।
कंक्लूजन में सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर है ना, तो उसको ही लेके मैंने लिख दिया। क्या लिखा है हाँ कि कंस्ट्रक्टिव और हार्मोनियस बैलेंस करने की ज़रूरत है। वो तो ठीक, ये तो बेफावट जैसा हो गया। देखिए देखिए अभी ऐसा लग देखिए, देखिए क्या है कि बी आर अम्बेडकर ने एक चीज़ कही थी कि हाउ एवर गुड ए कॉन्स्टिट्यूशन इज, यस, वही इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु आर फॉलोइंग इट। देखिए है कि अल्टीमेटली क्या है ना, हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉलो करने की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। और अल्टीमेट पर्पस क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का? वेलफेयर ऑफ पीपल। तो वेलफेयरिज्म आप डाल सकते थे, लेकिन ये सेपरेशन ऑफ पावर और रूलिंग का कहाँ? क्यों? अगर मान लो कि तुम कितना तुम सेपरेशन ऑफ पावर कर भी दोगे, लेकिन जो उसको फॉलो कर रहा है वही अच्छा नहीं है, करप्ट है, तो क्या मतलब निकलेगा? तो मैं ये कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी बेकार हो, अगर उसको फॉलो करने वाले लोग अगर अच्छे एथिकल है ना, तो तब भी उसको जो है अच्छे से फॉलो कर लेंगे और पीपल का वेलफेयर हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, यानी फोकस कर रहा हूँ। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्ट हो या फ्लेक्सिबल हो, उससे मैटर नहीं करता, मैटर करता है जिसको फॉलो कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ। ओके, हाँ, किसके हाथ में डिपेंड्स। हाँ वो है, बस होगा, सिंपल सी बात है। तो ये वाला गलत है, कंस्ट्रक्टिव और हार्मोनियस बैलेंस ठीक है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ लेकिन क्या है, ये उस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छा लगेगा जो अभी आगे आएगा। अच्छा, क्वेश्चन, हाँ इस वाले में आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 वाला बताइए। अरे ये तो खतरनाक क्वेश्चन है। देखिए, फ्रॉम द रिजोल्यूशन ऑफ कंटेंशियस इशू रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय द कोर्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हैव इमर्ज्ड। ये मुझे लग रहा है मेरा पूरा ही गलत है। मैं पता नहीं इसमें इसके कितने पार्ट है पहले बताइए। ये क्वेश्चन इतना अजीब है, क्या बोला है? फ्रॉम द resolution of contentious issue regarding distribution of legislative power by the courts, मतलब कि लेजिस्लेटिव और जुडिशरी कंटेंशन की बात की है। गलत, बिल्कुल गलत, ये तो फंस गए आप। तो मेरा इसलिए तो गलत ये आ जानते क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो सेवंथ शेड्यूल के अंदर जो लिस्ट 3 है ना, उनमें कभी कभी डिबेट हो जाता है कि ये कौन सा काम सेंटर है, कौन सा काम स्टेट का है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कौन आता है? जुडिशरी। तो ये बोल रहा है कि फ्रॉम द रेजोल्यूशन तो क्या सॉल्व करना है, कंटेंशियस इशू रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन, लिखा तो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय द कोर्ट्स। फिर कोर्ट ने 2 चीज इमर्ज किया इसको सॉल्व करने के लिए, प्रिंसिपल का नाम लिख दिया। हाँ, तो इसके कंटेक्स्ट में लिखना है। ये तो आ गया था मुझे, लेकिन ये ऊपर इतनी लंबी लाइन लिखी, बड़े-बड़े शब्द, तो मैं इस पे यही जो दिक्कत है, लोग इसमें बहुत लोग जो है गलती करके आए होंगे। देखिए, लेकिन आप जो बताओ उसके साथ मुझे लग रहा है मेरा से, क्योंकि ये इश्यूज की बात किया ना, तीनों हार्मोनियस बैलेंस की बात कर रहा है बेसिकली, तो ये मैंने आंसर में डाला है। लेकिन अब देखता हूँ, देखिए शेड्यूल 7 मैंने नहीं कहीं मेंशन किया है, बट आंसर इज टिल्टेड टुवर्ड दैट। अब देखिए इसका क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, बताइए। इस पे मैंने जो क्वेश्चन था उसको ही रिफ्रेम कर दिया है। गलत तरीका गलत है, बिल्कुल। देखिए आप सिंपल से लिखिए कि देखिए द पावर द कंसेप्ट ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन led to overlapping of functions between center and states, right, which has given birth to federal supremacy and harmonious construction, that is simple। मानिए, मतलब मैंने लिख दिया कि आया क्यों, तो मैंने लिखा कि 7th शेड्यूल में जो पावर दिया गया है ना, उसमें कभी कभी ओवरलैप हो जाता है। उस ओवरलैप को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीज़ इन्वेंट की है, जिसका नाम है क्या? फेडरल सुप्रीमेसी एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। बात सिंपल सी है। या तो यदि आपको आर्टिकल पता है तो आप आर्टिकल दीजिए कि आर्टिकल 245 से 254 तक जो है ना, लेजिस्लेटिव पावर की बात करता है सेंट्रल स्टेट के। लेकिन आर्टिकल एकदम से गलत नहीं है यार, मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। आप मैच कर लीजिए, वो तो आप बोल रहे हैं कि मैं डाइवर्ट हो गया हूँ। नहीं, मुझे मैं थोड़ी बोल रहा हूँ डाइवर्ट हो गई हूँ। अब देखिए, अब बताइए क्या लिखेंगे। लेकिन मैंने लेजिस्लेटिव पावर इंट्रो पे बताया है कि रिजॉल्व द कंटेंशन अमंग, तो आप क्वेश्चन को ही फ्रेम कर दिया है ना, ऐसे थोड़ी मार्क्स मिलेगा। बस एक शेड्यूल 7। हाँ, आप कुछ अपने से ऐड करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि आपने क्वेश्चन को ही फ्रेम कर दिया। नहीं, कुछ अपने से ऐड करना पड़ेगा, चाहे आर्टिकल ऐड कीजिए, चाहे कुछ अपने से आपको ऐड करना पड़ेगा, जो आपको बेसिक पेपर दे रहे हैं, कॉलेज के पेपर थोड़ी है ये। अब बताइए। मैं समझ गई, लेकिन जब समझ नहीं आता तो मैं कुछ तो लिखना ही था। अब बताइए बॉडी पार्ट में क्या लिखेंगे, फर्स्ट हेडिंग क्या होनी चाहिए? नहीं लिखती तब भी आप कहते हैं कुछ लोग लिखना चाहिए, कुछ लिखे तब भी गलत है। गलत तो गलत बताना ही पड़ेगा ना।
हाँ बताइए बॉडी वर्ड में क्या लिखे ये बताइए पहले। बॉडी पार्ट में पता नहीं क्या लिखा है। इसमें मैंने बेसिकली जो 3 इसके पिलर्स हैं ना, लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो उनके बीच की मैंने कहानी लिखी है। बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल डाइवर्ट हो गया आपका। हाँ, अब जब मुझे देखिए क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। वो जो फर्स्ट पार्ट बोल रहा है ना वो केवल रेफरेंस है दे रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। जानते That is इसका not फोकस the कहाँ है? question. फेडरल Principles पे। सुपरमेसी और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में हाँ, फोकस है। principle तो पे। फर्स्ट हेडिंग डालिए फेडरल सुपरमेसी। अब बताइए कि फेडरल सुपरमेसी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इन्वेंट किया, इसके पॉइंट लिखिए यहाँ पे। अच्छा। मैं मतलब सही जा रही थी फिर गलत और चली किस गई। बेस पे किया ये भी लिखना पड़ेगा। तो देखिए तो आप ये लिखिए कि यूनियन लॉ जो है ना स्टेट लॉ पे प्रिवेल करता है यदि मान लो कोई कॉन्क्रीट लिस्ट से, जैसे मान लो एजुकेशन से रिलेटेड यूनियन ने कोई लॉ बनाया है और स्टेट ने भी बनाया है, अब दोनों के बीच क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया है, हाँ। तो कौन प्रिवेल करेगा? फेडरल वाला। फेडरल की यूनियन लॉ है, अरे वही मतलब यूनियन लॉ। यूनियन लॉ। हाँ, तो इसको सेंटर वाला। इसको क्या बोलते हैं? फेडरल सुपरमेसी। मतलब तब यहाँ पे सेंटर एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा ऐसे कि व्हेन अच्छा, जहाँ सुप्रीमेसी आया वो आपको दिखाना है। हाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें ओके। 95% लोग कंफ्यूज होंगे मुझे पता हाँ, है। जैसे मैं हूँ। हाँ हाँ। देखिए तो आपको लिखना पड़ेगा। देखिए अगर कॉन्क्रीट लिस्ट में जैसे अभी था ना एजुकेशन को ट्रांसफर कर दिया गया है, तब लिखिए ना कि कॉन्क्रीट लिस्ट में यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बनाते हैं तो और अगर कंफ्लिक्ट होता है तो उस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यूनियन लॉ प्रिवेल करेगा। यही है फेडरल सुपरमेसी। हाँ, ये एग्जाम्पल सेकंड लिख सकते हैं कि फेडरल सुपरमेसी इसलिए पिक्चर में आया है क्योंकि कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट के लिए हाँ, यूनियन को ज़्यादा पावर दी गई है। Yes. जैसे मान लो कि ये डिफेंस पे कोई लॉ हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इसमें सेंटर को स्टेट को पावर नहीं बाउंड्री दी गई है। एडजस्टमेंट भी। हाँ बस दो तीन Got it, got it. अब आ पॉइंट से लिख जाएगा दीजिए। example। हाँ अब अच्छा ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में अब इसमें क्या लिखेंगे? जैसे इसमें तो बहुत फेमस है जो केसेस चल रहे हैं FR और FD के बीच में, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की बात की है। किसके बीच में? DPSP और FR FD तो हाँ तो केस का नाम लिखना पड़ेगा। हाँ लेकिन मिनर्वा मिल केस हाँ, लिखिए मिनर्वा मिल्स कि देखिए मिनर्वा मिल केस में क्या है ना कि फंडामेंटल राइट और डीपीएस के बीच डिस्प्यूट हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि नहीं दोनों के बीच बैलेंस करो। इसी को बोला गया क्या? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। और दूसरी चीज़ आप लिख दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों किया है ताकि दोनों के लॉ प्रिवेल करे, स्टेट के भी सेंटर के भी, और कंफ्लिक्ट को मिनिमाइज किया सब्जुगेट ना करे। हाँ और कंफ्लिक्ट को मिनिमाइज किया जा सके लार्जेस्ट बेनिफिट के लिए। सिंपल सी बात है। और एक ही बस एग्जांपल। और लिख दीजिए कि जो है ना सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों करता है टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म। ऐसे बड़ा कोई ऐड करना पड़ेगा। समझ गई। हाँ मतलब कि ऐसा किया है फिर क्यों करता है ये भी लिखना पड़ेगा अभी आपको। बैक ऑफ माइंड लिखते याद आएंगे। ये है एक्चुअली। अब देखो चूंकि इसमें क्या है कि हमको इसमें बेभाव लिखना पड़ेगा। बहुत सारी तो देखिए समस्याएं की बात होगी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट लाओ भाई सेंट्रल स्टेट के बीच, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी लाओ, है ना, और क्या है कि जो डिवीजन ऑफ पावर है ना उसको अच्छे से फॉलो किया जाए। जो हाँ चूँकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर है जो डिवीजन ऑफ पावर दिए गए हैं कुछ रीजन से दिए होंगे ना, ऐसे थोड़ी है कि मतलब कि हाँ ये मतलब डू है। नॉट ब्रीच द स्पेयर ऑफ ईच अदर्स। अब बताइए इसकी कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में कि देखिए क्या है ना कि अल्टीमेटली देखिए क्या है ना कि जुडिशरी को यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए, है ना, और जुडिशरी को जो है ना अल्टीमेटली बैलेंस ऑफ पावर इंश्योर करना चाहिए कि सेंटर और स्टेट दोनों के बीच बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहे ताकि जो है ना स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इंश्योर हो सके। सिंपल सी बात है। लेकिन मैंने ये एक हेडिंग डाली है कि ये हार्मोनियस और फेडरल सुप्रीमेसी का ये जो वे फॉरवर्ड आप बता रहे हैं ये एक्चुअली इसमें मैंने डाल दिया है। इसको रीराइट कीजिए आप इस क्वेश्चन को। ठीक है। तो थोड़ा सा हाई है मतलब टफ थोड़ी क्वेश्चन है। सबसे उसमें से यही है जो एक बार में समझ में नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर। डिस्कस द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी इन इंश्योरिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी एंड इफेक्टिव पार्लियामेंट्री वर्क विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ एस्टीमेट कमेटी। ये बताइए इससे कितने पार्ट हैं? देखिए एक तो ये इधर डाल दिया सिग्निफिकेंस। कहाँ है क्वेश्चन? पहले तो रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है, इसमें एक ये फोकस कर दिया अकाउंटेबिलिटी और इफेक्टिव वर्किंग। दूसरा ये है कि सिग्निफिकेंस बताना पार्लियामेंट्री कमेटी विद एस्टिमेट्स कमेटी सिग्निफिकेंस। तो पार्ट कितने हैं ये बताइए मेरे को, साफ साफ पार्ट ऐसे बताइए हेडिंग करके लिख देंगे। नहीं ये कहे अगर आप क्वेश्चन को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं ना तय है कि आप जो है ना डाइवर्ट हो जाएंगे। मैंने 2 पार्ट किए हैं, पहले की रोल, दूसरा सिग्निफिकेंस में मैंने एक एस्टिमेट कमेटी की सिग्निफिकेंस बताई, बाकी और कमिटीज के साथ भी, मतलब उसको 2 पार्ट में कर दिया। पहले तो आप जनरल लिखिए कि पार्लियामेंट्री कमेटी का रोल क्या होता है, फिर लिखिए एस्टिमेट कमेटी का क्या रोल है इसमें,
इन सब में अकाउंटेबिलिटी और पार्लियामेंट्री वर्क में ये है। तो इसके दो पार्ट है बेसिकली। हाँ वही कुल मिला ये बताइए इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? कमिटीज मैंने पार्लियामेंट्री कमेटी लिख दिया कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स में हेल्प करता है। इट एक्ट एज फ्रेंड एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूशनल बॉडी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं, पार्लियामेंट्री कमेटी है मेंशन है, अरे ये डिफाइंड नहीं है। यस 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 हाँ ये 105 और 118 आर्टिकल में डायरेक्ट मेंशन है। आप ऐसे देखिए ना कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ना एंड व्हिच हैज बीन मेंशन अंडर आर्टिकल 105 एंड 118 है ना हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर द रिड्यूस द बर्डन एंड प्रोवाइड एक्सपर्ट ओपिनियन। सिंपल सी बात है। इसमें ये मैंने एकदम से माइंड से स्ट्राइक ही नहीं किया, लेकिन बाद में हमने यही लिखा है। लेकिन ये वही कॉन्स्टिट्यूशन वाली लाइन मैंने लिख दी, फ्रेंड फिलोसफर गाइड इन द पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये लिख दिया उसमें। अब देखिए रोल में क्या लिखेंगे। अब रोल में पहले हेडिंग अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि बोला कि इन द रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हाँ तो अकाउंटेबिलिटी कैसे लाते बताइए? डाटा रिपोर्ट्स पढ़ के जो भी सबमिट होते हैं बिल को पहले एग्जामिन करता है ये, है ना, जैसे बजट, यस जिससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है गवर्नमेंट की। फिर जैसे मान लो कोई पॉलिसी ला रहा है गवर्नमेंट तो उसकी चेक करता है उसकी इफेक्टिवनेस कितना है। थर्ड क्या कि कई एग्जीक्यूटिव से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कमेटी, तब ऐसा क्यों किया, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी अपोजिशन वाली है। तो आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा कि डन बाय पब्लिक अकाउंट कमेटी ऐसे है। बस यही अकाउंटेबिलिटी हो गया। फिर बताइए कि ये पार्लियामेंट्री इफेक्टिवनेस कैसे लाता है? स्क्रूटनाइज करता है भाई अच्छे से बिल को, तो इससे ट्रांसपेरेंसी लाता है वो, है ना, फिजिकल डिसिप्लिन लाता है, टाइमली वर्क करवाता है भाई ताकि डिले ना हो, ये सब करवाता है। तो ये तो काम है, बस इसी को एक्सप्लेन करना है। एस्टीमेट कमेटी के रेफरेंस है, एक्सपर्ट ओपिनियन, हाँ एक्सपर्ट डिवाइस देता है, जांच करता है, पड़ताल करता है, ये हाँ यही से लिखना है। तो ये बे फॉरवर्ड क्या लिखेंगे? सिग्निफिकेंस कहाँ गया आपका? तो वो बोलता रहा हूँ कि इसी पॉइंट को अब एस्टीमेट कमेटी के रेफरेंस से लिखिए। ये मैंने बताया आपको कि ओवरऑल कमेटी, बस इसको थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके अब थोड़ा वहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, बस वही तो है। तो ये मैंने लिखा है सिग्निफिकेंस एस्टीमेट्स कमेटी का। क्या सिग्निफिकेंस है? एक तो इसकी जो फेमस लाइन है इकोनॉमिक कंटिन्यूएशन है के लिए है ये ना एस्टीमेट्स कमेटी, तो ये शब्द मैंने उसमें डाल दिया। मेंटेनिंग इकोनॉमिक कंटिन्यूएशन, टेक्निकल सपोर्ट एंड डाटा इनपुट्स, तो वही ना, मतलब लैंग्वेज चेंज करके। हाँ वही है। हाँ एग्जीक्यूटिव एक्सपेंडिचर अकाउंटेबिलिटी है लिख दिया वही। अब तो बे फॉरवर्ड क्या लिखेंगे? चूँकि डिस्कस लगाया इसलिए बे फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा, डिस्कस वर्ड लगाया है ना। अब लिख दीजिए कि देखिए क्या है ना कि इन कमेटी का जो रिकमेंडेशन है ना बाइंडिंग नहीं होता है। सबसे बड़ा यही क्रिटिसिज्म इनका है। तो इनको कहकर बाइंडिंग लाओ, तो सबसे पहली बात। तो सेकंड चीज, हालांकि बहुत सारे लोग बोल चुके हैं कि किसकी बाइंडिंग करो। सेकंड चीज है ना जो है ना कि और ज़्यादा इनको एक्सपर्टी दो। कभी देखा गया है ना कि इनके अंदर एक्सपर्टी है, तो खासकर टेक्निकल एक्सपर्टी नहीं रहती है, क्योंकि वही तो आदमी जाते हैं उधर इलेक्टेड है। हाँ तो इसका थोड़ा सा एक्सपर्टीज लाओ, ये लिख दीजिए। अब बताइए क्या लिखेंगे इसके कंक्लूजन में? कंक्लूजन में मैंने लिखा है कि ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ एमपीज नीड टू इनकरेज्ड। बहुत जनरल हो गया यार। तो अभी जनरल आप पीएसआईआर के स्टूडेंट हैं तो आपको अलग सोचना पड़ेगा। पीएसआईआर कंप्लीट कहाँ किया? देखिए विंस्टन चर्चिल ने एक बात कही थी कि ये जो हाउस होते हैं ना, ये हाउस कमेटी में होते हैं ना, तो ये रियल फंक्शनिंग में है, और विदाउट कमेटी जो है ना ये हाउस जो है ना शोरूम में है। तो ये मुझे याद था उस समय, देखिए मैंने लिखा भी था, तो उसने बोला कि कोड है। मतलब इसके आगे हम इसको ऐड कर देंगे थोड़ा, क्योंकि देखिए हाउस बिना कमेटी मतलब कि शोरूम में है, और कमेटी के अंदर है हाउस ना, मतलब जो कमेटी है तो मतलब रियल फंक्शनिंग में काम कर रहा है हाउस। तो मतलब इसमें कमेटी की इंपॉर्टेंस बता रहा है ना, इसलिए मैंने वहाँ पे लिख दिया था। तो वही ना देखिए कितना जो है ना, हाउस विद कमिटीज ये रियल फंक्शनिंग आप या, बट हाउस विदाउट कमेटी मींस कि शोरूम पे बस है कि मतलब चलो उससे तो शोरूम में कि हाँ केवल देखने के लिए कि हाँ हमारे पास है ये हाँ हैं, बस हो गया। हाँ तो वही है। आप इसको अपने उसमें डाल सकते हैं, ऑप्शन में डाल सकते हैं डायरेक्ट यही लाइन। वही देखिए कितना आप ऑप्शनल का यूज कर सकते हैं, वो बता रहा हूँ आपको। मेरी इंडियन पॉलिटिक्स कहाँ खत्म हुई है? लास्ट क्वेश्चन, प्रेशर ग्रुप। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, चूँकि कंटेंट लोगों को
कम पड़ जाएगा इसमें, क्योंकि क्या लिखा है देखिए, Transparency, इवेल्युएट द accountability. कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर ग्रुप इन मेकिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मोर ट्रांसपेरेंट। हाँ 3 पॉइंट डाल दिया। तीनों को अलग सेपरेट करके लिखना पड़ेगा। लिखा होने लगा। ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड सिटीजन ओरिएंटेड। ध्यान रखना इसने इवेल्युएट लगाया है ना, हाँ, तो वही challenges। एसएस वाला है, Yes। मतलब कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होना पड़ेगा। पड़ेगी, yes। तो बताइए इसका बेस्ट इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं, बताइए। प्रेशर ग्रुप को डिफाइन कर दिया। प्रेशर ग्रुप को हाँ सिंपल कर दीजिए कि प्रेशर ग्रुप जो है ना एक एसोसिएशन है जो है ना विदाउट इलेक्शन कंटेस्टिंग इलेक्शन जो है ना गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते Yes, ये हैं। लिखा मैंने हाँ विदाउट इंटरेस्टिंग। एग्जाम्पल दीजिए, फीकी हो गए, ये अंदर डाले है मैंने ना? एक एग्जांपल। नहीं पर यहाँ भी एग्जाम्पल ले सकते थे, क्योंकि ये Intro पे डाल 250 सकते वर्ड्स हैं? का है ना। हाँ ऐसे एग्जाम्पल कि Okay। जैसे फीकी हो गया या फिर स्टूडेंट यूनियन हो गया, ये सब क्या है, प्रेशर ग्रुप ही तो है। ओके। फिर देखिए कंट्रीब्यूशन में डालिए सब हेडिंग ट्रांसपेरेंसी है। Transparency, अब तक क्या लिखे हैं ट्रांसपेरेंसी में आप? मॉनिटरिंग गवर्नमेंट एक्शन, स्टूडेंट यूनियन। कैसे एग्जाम्पल बताइए, कैसे कॉन्टेक्स्ट करता जैसे है? एनवायरमेंटल ग्रुप नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया था, तब क्या? ये अकाउंटेबिलिटी के लिए लाया गया था कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो इन्वायरमेंट के लिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या है, आरटीआई। आपको पता है मजदूर किसान सभा संगठन Yes। ये जो है ना आरटीआई लाया था कि जो है ना कि ये जो काम कर रहे हैं ना, है ना भाई, तो आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना Got पड़ेगा it, यहाँ got पे it, हाँ। आरटीआई, Yes। क्योंकि भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा था ना तीनों उससे, पूछ लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा था ना कि जो है ना कि आप ऐसा जो है ना क्यों किए हैं, तो ये है आरटीआई वाली जगह से। फिर तो अकाउंटेबिलिटी में आप ये डाल सकते हैं जुता रहे ना कि चिपको आंदोलन जो हुआ ना, हाँ। क्यों हुआ था कि भाई पेड़ मत काटो, मतलब जो है ना ये गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करने के लिए नहीं भाई कि पेड़ मत काटो, मतलब आप अकाउंटेबल हो। Yes। हाँ तो ये आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, चिपको में ले सकते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन डाल सकते हैं यहाँ पे। हाँ, ये सब, सारे हाँ। डाले, लेकिन वही इधर उधर है क्योंकि ये तीनों इकट्ठा पूछ रहे हैं, हाँ। लोग सीधे से पढ़ते हैं। हाँ, तो तो सेग्रीगेशन हाँ, अभी इधर है, हाँ। इधर उधर अब बताइए कि सिटीजन ओरिएंटेड में क्या डालेंगे? इसमें कि अभी recent में हुआ था। मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन देना। नहीं एग्जाम्पल बताइए, बिना एग्जाम्पल इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा, इवेल्युएट लिखा है ना। तो इसमें मैंने किसान मजदूर डाल दिया। नहीं ऐसा कुछ भी मत डालिए। 2021 आपको पता है ना फार्म बिल प्रोटेस्ट हाँ, हुआ तो था, फार्म बिल भी डाला है नहीं तो ये इसमें आएगा। इनर्शिया में, लेकिन मैंने इसमें जानते का इसका सबसे बड़ा इशू यही था, द हिंदू में डायरेक्ट आया था कि जो है ना कि जो फार्म बिल आ गया है ना ये सिटीजन ओरिएंटेड है ही नहीं, ये जो है ना बड़े किसानों को केवल फेवर करने के लिए लाया गया है। अच्छा। तो फिर जो है ना जो एनजीओ थे ना उन्होंने सपोर्ट किया था लोगों को कि आप इसका प्रोटेस्ट करो, तो फिर आए थे रोड पे। ओके, तो ऐसे अब सीधे पिंजरे में फिट हो रहा है, मतलब ये मेरे एग्जांपल इधर उधर है। इधर उधर हो गए, मतलब आपने वही मतलब रैंडम लिख दिया है कहीं पे, स्पेसिफिक थोड़े आपको होना पड़ेगा। स्पेसिफिक अभी ऐसे पढ़ा नहीं ना, एक ही बार ऐसे पढ़े थे। अब बताइए इशू में क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि बोला ना इवेल्युएट करना है, Issues, मतलब तो वही challenges। कि इनका प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है भाई, कुछ भी करते रहते हैं ये। कभी कभी पोलिटिकल, इनकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, हाँ कुछ भी करते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है ये, Lobbying है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, ये यही सब है। डिस्प्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस। अब देखिए बे फॉरवर्ड में जानते क्या है, बे फॉरवर्ड आप इसका लिख दीजिए, जानते कि चूंकि 250 वर्ड्स का है ना, यही कि मतलब जो है ना ट्रांसपेरेंसी लाओ, रेगुलेशन लाओ, है ना, फॉरेन फंडिंग को कर्टेल करो, डेमोक्रेटिक वर्किंग। हाँ लाओ उसमें, हाँ वही है। अब बताइए कि इसका कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, बिगेस्ट चैलेंज इज कंक्लूजन, मतलब क्योंकि introduction, कंक्लूजन थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, आपका थोड़ा दोनों- वीक रहता है। दोनों हाँ ही मुझे चाहिए, इंट्रो और कंक्लूजन। हाँ, क्योंकि देखिए फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन होते हैं ये। मतलब मुझे देख रही कि मैं टाइम ही मेरे इंट्रो और कंक्लूजन में जा रहे हैं, बॉडी में तो अभी इतना पढ़े कि थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन आ जाते हैं सारे पॉइंट्स। कंक्लूजन मैंने, हाँ, लेकिन इसका कंक्लूजन मैंने थोड़ी दिमाग लगाया है कि इट्स अ ब्रिजिंग गैप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन। वही तो मैंने भी लिखा है ओह, ये देखो। कि प्रेशर ग्रुप जो है ना कैन फील द वैक्यूम हाँ हाँ, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन इंश्योरिंग डेमोक्रेसी। ये मैंने एक डायग्राम भी ऐसे बनाने की कोशिश की कि लिंकिंग पिन बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस। तो वही है। तो देखिए अल्टीमेटली क्या है कि देखिए क्या है ना कि देखिए कैसे प्रीलिम्स का नॉलेज कैसे हम लोग यूज कर कैसे सकते use हैं, करना है, बस ये यूज करना आना हाँ, चाहिए हाँ। तरीके से। क्योंकि अभी ये सब पढ़ा नहीं है, और लेकिन हाँ, लिख रहे हैं। और देखिए हम लोग की अप्रोच क्या है कि सीधे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, पॉइंट एग्जाम्पल जो कि इस तक किशोर भी यही की है। अब कभी देखना ज़्यादा सेंटेंस में फ्रेमिंग नहीं करना, वो jewelry नहीं ऐसे थोड़ी है, ऐसे चलो हाँ उसको एक्सप्लेन करना है, Yes, yes। नहीं पॉइंट एग्जाम्पल और सीधे टू द पॉइंट रहना है। यही जो मैंने करने की कोशिश की, देखा डेमोक्रेटिक वर्किंग हाँ, सीधे सीधे एग्जाम्पल, रिस्पांसिबल सिटीजनशिप ऐसे करके। तो वही है।